सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। देश में खिलौना निर्माण को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत की थीम के अनुरूप अपने वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 27 फरवरी से 2 मार्च तक वर्चुअल मंच पर भारत खिलौना मेला 2021 का आयोजन किया जा रहा है। इस अनूठे आयोजन में मध्य प्रदेश के 1.5 दर्जन से अधिक कलाकार और संगठन भाग ले रहे हैं। ये अपनी तरह का पहला डिजिटल खिलौना मेला है, जो न केवल भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 से अधिक प्रदर्शकों से विभिन्न प्रकार के खिलौनों का पता लगाने और खरीदने का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि ज्ञानवर्धक वेबिनार, पैनल चर्चा और गतिविधियों में भी भाग लेने का अवसर देगा। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया जी और खिलौना निर्माता मनीष राजौरिया दी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी। धन्यवाद दीपा सिंह जी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सतीश जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि प्रधानमंत्री जी की इस पहल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है वो एक तरह से अनूठा विज़न है। हमने देखा जब वो पहली बार प्रधानमंत्री जब बने थे जी। तो लाल किले की प्राचीर से उन्होंने देश को संबोधित करते हुए ये कहा कि शौचालयों की जो स्थिति है देश में जी। लोग खुले में शौच करते हैं, तो ये बहुत शर्मनाक स्थिति है। तो पूरा देश एक तरह से चौंक गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से लोग इसके पहले ये उम्मीद करते रहे थे और करते होता भी ऐसा था कि घोषणाएं होती थी, वादे होते थे या कोई बड़ी योजना का ऐलान होता था। शौचालय और स्वच्छता के बारे में कभी कोई प्रधानमंत्री या कोई मुख्यमंत्री इस तरह से बात नहीं करता था। आज हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं इतने सालों में जब उन्होंने ये बात कही थी लाल किले की प्राचीर से, और आज हम हमारे बहुत सारे शहर हम साफ सुथरे देखते हैं, कचरे के ढेर हमको नहीं दिखते हैं, लोगों में एक अवेयरनेस आई है, तो वो उनके एक विजन का वो परिणाम है। हम सबको अब अच्छा लगता है स्वच्छता बरतना। कोई भी व्यक्ति अब उस तरह से गंदगी करने की सोच भी नहीं पाता, जैसे कि पहले वो आम जीवन का हिस्सा था। मुझे लगता है ये खिलौनों की जो बात है ये भी उसी तरह की बात है। ये सिर्फ खिलौनों की बात भर नहीं है, ये हमारे देश की इकोनॉमी की भी बात है जी। दुनिया भर में हमारी भारत के ताकत बनने की, आर्थिक ताकत बनने की ओर एक बड़ा कदम है। आप देखेंगे पूरी दुनिया में इस समय जो खिलौनों का कारोबार है उसमें 80 से 90% का हिस्सेदारी चीन की है जी। हमारे अपने देश में भी जो खिलौने हैं उनमें से 80% चाइनीज़ खिलौने होते हैं। और आप देखेंगे उनमें जो मटेरियल प्रयुक्त होता है, 100 रुपये की कीमत उसकी आप देखेंगे, उसका रॉ मटेरियल देखेंगे तो 100 रुपये का होगा जी। आप उसकी निर्माण की लागत या तकनीक की लागत सब भी मिला लें तो वो 300 रुपये से ज़्यादा का नहीं होता है। लेकिन जब हम उसको ऑनलाइन खरीदने जाते हैं तो वो 3000 रुपये का बताया जाता है और वो 2000 रुपये तक में हमको कंसेशन पे मिलता है और हम बड़े खुशी खुशी उसको लेते हैं। अगर यही खिलौने हमारे यहाँ बनने लगे बड़े पैमाने पर, तो एक तो हमारे देश के जो लोग खरीदार हैं उनका पैसा बचेगा, देश की विदेशी मुद्रा बचेगी, बल्कि बाहर के बाजार में भी चीन की जो मोनोपोली है वो टूटेगी और भारत कहीं खड़ा हो पाएगा। एक तो बात ये है, और दूसरा ये कि मोदी जी ने जो खिलौनों की बात कही है वो एंटरप्रेन्योर, मतलब हमारे जो निर्माता हैं, जो MSME सेक्टर है, उसको भी एक बूस्टअप मिलेगा। तो अगले 3-4 साल में आप देखेंगे कि भारत के खिलौनों के बाजार में न केवल भारत उसमें भी आत्मनिर्भर होगा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत अच्छा एक विक्रेता साबित हो सकता है। इससे निश्चित रूप से हमारे देश की आर्थिक जो गति है वो तेज होगी। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत में एक ये बड़ा कदम साबित हो सकता है। निसंदेह ये बड़ा कदम साबित होगा। मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लोकल खिलौने बनाने के लिए वोकल होना पड़ेगा, तो आप जैसे निर्माताओं को अब और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? अभी जो पूरे विश्व की खिलौनों की इंडस्ट्री है, उसमें बहुत सारे खिलौने, अधिकतर खिलौने चीन से आते हैं। बाकी विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के खिलौने बनते हैं जी। अब इस पहल से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो काफ़ी उत्साहित भी हैं, सरकार सपोर्ट कर रही है, और ये वर्चुअल टॉय फेयर जो हो रहा है इसके ज़रिए पूरी दुनिया भर से हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे बायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलेंगे। बहुत सारी ट्रेनिंग फैसिलिटेशन हो रहा है, पैकेजिंग पे बात चल रही है, तो सरकार की पहल बहुत सराहनीय है। इससे अल्टीमेटली बच्चों की शिक्षा में भी बड़ा असर पड़ेगा और
रोज़गार जिसकी पूरी दुनिया में सभी को ज़रूरत है, जी इतने जॉब्स चले गए कोरोना के चलते, जी जी तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम आत्मनिर्भर बने, बहुत सारे खिलौने यहाँ बने, अच्छी क्वालिटी की बने, कंप्लायंस हो, तो बहुत सराहनीय काम हो रहा है। बिल्कुल। तो आप जैसे जो खिलौना निर्माता हैं उनको कितना बेनिफिट मिलने वाला है प्रधानमंत्री के इस इनिशिएटिव से? पूरा मामला होता है इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम में रॉ मटेरियल है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीनें हैं, डाइज हैं, डिज़ाइन हैं, ये सबको जोड़ता है मार्केटिंग। जी तो ये ट्रेड फेयर जो है बेसिकली मार्केटिंग के लिए है, प्रचार प्रसार के लिए है। तो इससे प्रत्येक खिलौना निर्माता को थोड़ा फ़ायदा भी होगा, और क्योंकि अब थोड़ी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है पिछले साल से, तो आयात में थोड़ी सी कमी आएगी। जी जी तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ लोकल प्रोडक्शन को काफ़ी बूस्ट मिलने वाला सतीश जी, जाहिर तौर पर अर्थव्यवस्था तो मजबूत होगी, खास तौर पर अगर देखा जाए तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था। पिछले कुछ सालों से अगर देखें तो जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है तब से देशी खिलौने जो थे वे गुम होते जा रहे हैं और हमारी निर्भरता जो है वो चीनी खिलौनों पर ज़्यादा हो गई थी। तो इस इनिशिएटिव से आप मानते हैं कि परिवर्तन आएगा? देखिए, मैं अपने उदाहरण से बात कहूँगा जी ज़रूर। कि मेरी बेटी 5 साल की है। जी तो पिछले 5 साल में हमने जो भी खिलौने खरीदे उसमें 80 से 90% चाइनीज़ खिलौने हैं, और उनकी, जैसे कि हमने पहले भी कहा, कि उनकी लागत जितनी थी उससे कई गुना ज़्यादा पैसा हमको देना पड़ा। जो रिमेनिंग 10 या 20% खिलौने हमने लिए हैं वो कभी चलते चलते हमारे जो देसी खिलौने बनाने वाले लोग होते हैं, जैसे मैं आपको पिछले साल का उदाहरण बताता हूँ। मैं ओरछा गया था, जी तो मंदिर के बाहर एक दुकानों में बहुत सारी मिठाई की और सब तरह की दुकानें होती हैं, और खिलौनों की भी 2-3 दुकानें हैं। वहाँ लकड़ी के हाथ के बने हुए आइटम रहते हैं। जी तो एक डमरू मैंने लिया। वो डमरू अभी 1 साल में वैसे ही का वैसा है, और मेरी बेटी उसको लेकर शंकर जी बन जाती है, डमरू बजाती है, और उसको लगता है वो चाइनीज़ खिलौना। जैसे अभी उनके मामा जी ने ऑनलाइन गिफ्ट किया, वो करीब 1500-1600 रुपये का चाइनीज़ आइटम है, और डॉल हाउस जिसको कहते हैं। तो उसकी कोई चीज़ गिर जाती है, कोई चीज़ गिर जाती है, कुर्सी गिर जाती है, बार बार वो लगाती है और चिढ़ जाती है, गिर फेंक देती है कि मुझे अब नहीं खेलना है, इससे मन भर गया मेरा। एक 50 रुपये का खिलौना 1 साल से काम में आ रहा है, जी और एक 1500 रुपये का जो खिलौना है वो 1 महीने भी नहीं चला। बिल्कुल। तो ये इससे साबित होता है कि जो हमारी जो देशी कला है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब जो आज 50 वर्ष के हैं या इससे ज़्यादा के हैं या उसके आसपास के हैं, हमारे बचपन में इस तरह के चीज़ें नहीं थी खिलौने की, ना ऑनलाइन खरीदी थी, ना चाइनीज़ इतने आइटम आते थे। देसी खिलौने से हम खेलते थे, और उन्हीं से हम बड़े हुए हैं और उन्हीं से सीखते भी थे। अब जब भारतीय निर्माता जब इनको बनाएंगे, जैसे मनीष जी हैं, मनीष जी का विजन भी बहुत स्पष्ट है, और शिक्षा की जैसे अभी उन्होंने बात कही, तो बच्चों को खेल खेल में सिखाने की जो बात है, जानवरों की बात है, और तमाम चीज़ें जो हैं सिखा सकते हैं बच्चों को, तो वो खेल खेल में सीखना, और इसको कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में भी भारतीय लोग जब बनाएंगे तो भारतीय ज़रूरत के हिसाब से बनाएंगे, लागत भी कम होगी और क्वालिटी भी अच्छी होगी, और बच्चों के बहुत काम वो आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री का जो इनिशिएटिव है ये बहुत अच्छा है और बहुत सराहनीय है। जी ज़रूर। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि लर्न विद टॉय, फन विद टॉय। तो ऐसे में पढ़ाई से संबंधित खिलौने बनाए जाएंगे तो हमारे बच्चों पर उसका एक अलग ही प्रभाव पड़ेगा। खास तौर पर देखा जाए तो जैसे विदेशी खिलौने होते हैं, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ये कोई खास प्रभाव नहीं डालते हैं। और हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों से भरा हुआ है। हमारे यहाँ शौर्य और साहस की कमी नहीं है। देखा जाए महाराणा प्रताप हैं, झांसी की रानी हैं, शिवाजी हैं। तो ऐसे कैरेक्टर्स पर अगर खिलौने बनेंगे तो जाहिर तौर पर बच्चों पर एक अलग ही प्रभाव पड़ेगा। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? अभी तक जो खिलौने ज़्यादा चल रहे थे बड़े शहरों में, जी वो ये इंटरनेशनल कैरेक्टर्स के साथ ही उन्हीं से प्रेरित थे, उन्हीं के लाइसेंस के द्वारा बनाए जा रहे थे। अब अच्छी बात यह है कि इंडिया से भी काफ़ी सारे इस तरह के कैरेक्टर्स निकले हैं। आप बात कर रही हैं माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स की, साथ में ही जो हिस्टोरिकल हीरोज़ थे हमारे, जी महाराणा प्रताप जी या झांसी की रानी, उन पे भी खिलौने बन सकते हैं। और हम लोग ने एक बहुत ही सुंदर कैरेक्टर तैयार किया है, उसका नाम है पर्पल टर्टल। तो उसकी किताबें आती थी, उसका एनिमेटेड शो अब लगभग 22 देशों में प्रसारित हो रहा है, और उसी के टॉयज़ हम बनाते हैं। तो उसी के सॉफ्ट टॉयज़ बनाते हैं, उसी के बोर्ड गेम्स बनाते हैं, पजल्स बनाते हैं, प्लास्टिक के खिलौने भी बनने वाले हैं, रबर के खिलौने बनेंगे। तो अल्टीमेटली इंडियन होम ग्रोन आईपीस जो हैं, जी एक तो हिस्टोरिक हो गए, माइथोलॉजिकल हो गए, या जो
टीवी पे देखने वाले कैरेक्टर्स हैं। तो हिंदुस्तान में पर्पल टर्टल एक पहला ऐसा कैरेक्टर है जिसकी किताबें लगभग 25 देशों में गई हैं और एनिमेटेड शो लगभग 22 देशों में है जी। और जल्द ही खिलौने भी पूरी दुनिया में जाएंगे। मनीष जी का जवाब तो हमने जान लिया। सतीश जी, आपके क्या विचार हैं इस सवाल को लेकर? देखिए, अभी मनीष जी ने जो बात कही बिल्कुल सच है, और मैं एक उदाहरण एक भारतीय कैरेक्टर से देना चाहूँगा। जैसे प्राण साहब का आपने चाचा चौधरी आपने सुना होगा, वो भी फिर से वो मोटू पतलू एक सीरियल चलता है निकलोडियन चैनल पे, उसके कैरेक्टर भी खिलौनों के रूप में आ रहे हैं। हालांकि वो विदेशी कंपनियां ही बेच रही हैं उसको, अब उसको देसी कंपनियां और भी ऐसे कैरेक्टर हमारे बीच में हैं। जैसे साबू था एक कैरेक्टर, चाचा चौधरी थे, तो उस तरह के खिलौनों की एक सीरीज बन जाएगी। जैसे बच्चे बहुत, जैसे मेरी बेटी का फिर मैं उदाहरण दूंगा, जब वो राधा कृष्ण के गेम जैसे वो खेलती है, राधा बन जाती है, कृष्ण बन जाती है, तो उस तरह के गेम, हनुमान जी के जैसे गेम आपने देखो, एनिमेट सीरियल जो बनते हैं उनमें गणेश का बहुत पॉपुलर है बच्चों के बीच में, हनुमान जी का बहुत पॉपुलर है। तो उस तरह की सीरीज बनेंगी आगे, तो बहुत हमारे हिंदुस्तान में तो कैरेक्टर्स की कमी नहीं है, वो बच्चे उनको लाइक भी करते हैं। हम एक भ्रम ये बन गया है कि हम विदेशी कैरेक्टर्स पर ही उनका वो बच्चे जो देखते हैं उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। भारतीय कैरेक्टर्स वो देख रहे हैं तो उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और उसी तरह के खिलौने बनेंगे। फिर जैसे गाड़ी है, छोटी लकड़ी की गाड़ी बनती हैं, और जैसे होशंगाबाद का एक वो बुधनी वाला फाटक था, तो वहाँ वो चीज़ें मिलती थी, तो लोग रुकते थे, फाटक बंद होता था तो खरीदते थे, उनको मार्केट नहीं मिलता था जी। अब एक मार्केट, जब सरकार इनिशिएटिव ले रही है, मार्केट लोकल की चीज़ों को मिलेगा तो वो निश्चित रूप से वोकल होंगे और भारत की इकोनॉमी को मजबूत करेंगे, और एक नया रास्ता खुलेगा जो बनाते हैं, जो छोटे कलाकार हैं उनके लिए भी। हाँ, इसी चीज़ पर मैं आपसे बात करना चाहूँगी। जैसे रीवा की सुपारी आर्ट भी बहुत फेमस है, और बात की जाए झाबुआ की तो लकड़ी कास्ट जो है वो भी बहुत ही फेमस है। तो इन सबको किस तरह से और मार्केटिंग, कैसे मेन स्ट्रीम में इनको लाया जाए, क्या कुछ किया जाए जिससे ये और ज़्यादा फेमस हो जाए? देखिए, सरकार ने एक जो अभी वर्चुअल फेयर का आयोजन किया है, मुझे लगता है कि ये उसी दिशा में कदम है, और सरकार के पास एक पूरा प्लान है, और जो निर्माता लोग हैं जैसे मनीष जी हैं, मनोज जी खुद कह रहे हैं, वो खुद उत्साहित हैं इस चीज़ को लेके, तो सब लोग मिलकर करेंगे तो निश्चित रूप से ये चीज़ आगे बढ़ेगी, और देश के लिए भी अच्छी है, देश की इकोनॉमी के लिए भी अच्छी होगी जी। बिल्कुल। मनीष जी, आप किस तरह के टॉय बनाते हैं? हम लोग जो टॉयज बनाते हैं वो हमारा जो कैरेक्टर है पर्पल टर्टल जी, उस पे आधारित टॉयज बनते हैं। पर्पल टर्टल है और उसके साथ उसके काफ़ी सारे दोस्त हैं जी। तो एक उसमें चिड़िया है जिसका नाम मेलेडी है, उसमें खरगोश है जिसका नाम जिंग है जी, एक भालू है जिसका नाम टैडली है। तो ऐसे तमाम उसके कैरेक्टर्स हैं। तो वही कैरेक्टर्स किताबों में हैं, वही कैरेक्टर्स एनिमेटेड शो में हैं, और उन्हीं कैरेक्टर्स के टॉयज बनते हैं जी। अभी फ़िलहाल हम सॉफ्ट टॉयज बनवा रहे हैं और बोर्ड गेम्स बना रहे हैं, पजल्स बना रहे हैं जी। आने वाले समय में प्लास्टिक और रबर के टॉयज भी बनाए जाएंगे, और वर्चुअल टॉयज और गेम्स, इंटरैक्टिव गेम्स, जिससे कि बच्चों का बौद्धिक विकास हो, उस पे हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान है जी। आपको गवर्नमेंट किस तरह से हेल्प कर रही है? गवर्नमेंट कमिटेड है, मेरे को लगता है कि देश में रोजगार बढ़े जी, और रोजगार बढ़ेगा जब व्यवसाय बढ़ेगा जी, जरूर। तो पैकेजिंग को लेके बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है, और मार्केटिंग, दो चीज़ों में हम पीछे थे। एक तो पैकेजिंग हमारी बहुत इंटरनेशनल क्वालिटी की नहीं थी, तो इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग इसमें बहुत काम कर रहा है, सबको, खिलौने निर्माता वालों को सुझाव दे रहा है, टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है कि कैसे हम अपनी पैकेजिंग को बहुत आकर्षक बनाएं। और दूसरा जो चैलेंज था मार्केटिंग का जी, तो पहला तो कम्युनिकेशन पूरे विश्व में ये जा रहा है कि हाँ, हिंदुस्तान अब सीरियस हो गया है टॉय मैन्युफैक्चरिंग में, और तमाम देश हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं। चीन से थोड़ी बहुत लोग थोड़े नाखुश हैं, जो भी कारण हो, लेकिन हिंदुस्तान को अब एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैन्युफैक्चरिंग लेबर की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, लेबर बहुत महंगा हो गया चाइना में। अभी हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट उतनी ज़्यादा नहीं है, हमें आधुनिक मशीनों की ज़रूरत है जिस पे काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कंप्लाइंस की ज़रूरत है, और सेफ्टी की बात हो रही है कि हम क्वालिटी पे ध्यान दें जी। और साथ ही जब क्वालिटी पे ध्यान देंगे तो जाहिर सी बात है कि ऑर्डर बड़े आएंगे, तो क्वांटिटी अपने आप मिलने लगेगी जी।
सतीश जी, चूंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं तो आपसे ये सवाल तो बनता ही है। चूंकि प्रधानमंत्री जी का ये इनिशिएटिव तो वाकई बहुत कारगर साबित होने वाला है, लेकिन हमारा देश विविध संस्कृतियों का देश है। हमारे देश में पहले से ही आदिकाल से ही देखा जाए तो खेल खिलौने को प्रमोट किया गया है। जैसे कि मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पोला नाम का एक त्योहार है जिसे लोग सेलिब्रेट करते थे। खासकर बच्चों को इस त्योहार में बहुत आनंद आता था। और पिट्ठू खेल है। इन सब के बारे में हम चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को बताएं और पुरानी यादों में उन्हें ले जाएं। देखिए बच्चे मतलब न केवल आज के युग में, हर जी, युग में जी। बच्चे खेल कर ही बड़े होते रहे हैं। जी। हम यदि पौराणिक उसमें जाएंगे तो भगवान कृष्ण भी खेलते थे। जी, जी। जैसे वो गेंद से खेलते थे और गेंद खेलते खेलते उसमें जाके गिर गई और फिर वो कालिया वध हुआ। तो कैरेक्टर्स आप माइथोलॉजी में भी जाएंगे तो सारे बच्चे अलग अलग ढंग से खेलते रहे हैं। खेलने का स्वरूप बदलता गया है और खिलौने भी बदलते गए हैं। आज के युग में जो खिलौने, चूंकि पूरा विश्व एक एक ग्लोबल विलेज की जो हम बात करते हैं, पूरा दुनिया एक एक गांव बन गई है या जी। एक जैसा हो गया है। जो जो बच्चे अमेरिका में खेल रहे हैं वो भारत में बच्चे भी खेल रहे हैं। तो इंटरनेशनली जो कैरेक्टर्स हैं, जैसा कि मनीष जी ने कहा था, इंटरनेशनली बहुत सारे कैरेक्टर बच्चों को, भारत के बच्चों में भी पॉपुलर हैं। तो वो उस तरह के कैरेक्टर्स के अलावा भारतीय कैरेक्टर्स भी बाहर जा रहे हैं अब। जी। तो एक अवसर है हमारे पास कि हम भारतीय कैरेक्टर्स को भी बनाएं और जो इंटरनेशनल कैरेक्टर हैं उन खिलौनों का भी उत्पादन हमारे यहाँ बढ़े। और जो आपने मेलों का कहा, मेले ठेलों में खिलौने लेने ही जाते थे। हम लोग जब छोटे थे तो मेले में जाते थे तो कोई ना कोई खिलौना लेकर ही लौटते थे, और नहीं लौटते थे तो हमने ये दृश्य भी देखे, बच्चा जमीन में लौट गया कि मेरे को लेना है। जी, जी। और माता पिता एक दिला दिया, दो दिला दिया, वो दिलाते ही थे। मतलब रो रो के खिलौने बच्चे पहले मांगते थे। तो बच्चों के लिए खिलौना तो बहुत ज़रूरी है। बच्चा और खिलौना एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हैं। उसमें खेल खेल में सीखना जैसे शामिल है, और फिर एंटरप्रेन्योरशिप है, इकोनॉमी है। इतना बड़ा देश है हमारा। देश जो है दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारे यहाँ युवाओं की संख्या बाकी दुनिया के देशों से ज़्यादा है। जी। युवा मीन्स जो 18 साल से ऊपर के हैं, 20, 30, 40 साल तक के हैं। अब उनकी संतति हो रही है, सबके बच्चे हो रहे हैं। तो उन बच्चों को भी तो खिलौने चाहिए होंगे। बिल्कुल, जरूर। और हम वो विश्व स्तर के यदि बनाने लगेंगे हमारे यहाँ, तो बहुत बहुत बड़ी मुद्रा जो हमारी बाहर जाती है वो रुकेगी और हमारे यहाँ के लोगों को कारोबार मिलेगा। तो एक बहुत अच्छा कदम है। निश्चित रूप से मुझे लगता है जिस तरह का उत्साह निर्माता भी दिखा रहे हैं और उम्मीद, जैसे मनीष जी ने भी कहा कि उनको बहुत उम्मीद है सरकार जो इनिशिएटिव ले रही है और सपोर्ट कर रही है, तो निश्चित रूप से इसके परिणाम अगले 3-4 साल में बहुत अच्छे आने वाले हैं। बिल्कुल मनीष जी, अभी आप अपने देश के लिए खिलौने बना रहे हैं, अब आप पूरी दुनिया के लिए खिलौने बनाने वाले हैं, तो किस तरह की एक्साइटमेंट है खिलौना निर्माताओं में? एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि क्वालिटी पे प्रशिक्षण हो रहा है और पैकेजिंग पे हो रहा है, मार्केटिंग पे मदद मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि सबकी कैपेसिटीज़ बढ़ेंगी और लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो मैं मानता हूँ कि जीवन में अगर हम किसी को रोज़गार दे पाएँ, और उससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। जी। तो एक खिलौना उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है जो कि अभी तक थोड़ा निगलेक्टेड था हमारे देश में जी। और अनऑर्गेनाइज था। अब धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है, क्वालिटी पे बात हो रही है, तो बहुत बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं पूरे देश को। वाकई। सतीश जी, जैसा कि अभी प्रदेश में भी देखा जाए तो सरस मेला, उमंग मेला, खादी मेला ये लगातार लगाए जा रहे हैं। तो क्यों ना, जैसे कि अब खिलौना मेला भी अभी वर्चुअल लग रहा है और उसके बाद ऐसे ही मेले लगाए जाएं जिसमें बच्चे पहुंच पाएं, तो कैसा रहेगा ये प्रयास? बिल्कुल। अभी ये शुरुआत जो हुई है वर्चुअल की, चूँकि कोरोना का समय है और एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। खासकर खिलौनों का जो मेले होंगे उनमें बच्चे तो जाएंगे ही। जी, तो जरूर। अभी इस वजह से ये वर्चुअल अभी शुरू हुआ है। जब कोरोना का संकट खत्म हो जाएगा और सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो इस तरह के मेले जगह जगह लगाए जाएंगे। तो निश्चित रूप से ये जो इंडस्ट्री है, ये उत्पादन है और जो पूरा जो इनिशिएटिव प्रधानमंत्री जी ने लिया है, इसको पंख एक तरह से लग जाएंगे। मुझे लगता है कोरोना काल जैसे समाप्त हो गए तो और ये चीज़ आगे बढ़ेगी और मेले बढ़ेंगे आगे। बिल्कुल, तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये कोरोना का संकट खत्म हो और हम लोग वर्चुअल के बाद ये जो है एक दूसरे को देखकर मेले का लुत्फ उठा सके। मनीष जी, आपने मार्केटिंग और पैकेजिंग के बारे में कई बार अभी जिक्र किया है, तो वो कितनी इम्पोर्टेंट है? अगर हमको कोई भी प्रोडक्ट कहीं बाहर भेजना है, बिल्कुल। तो नंबर 1 पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो अंदर खिलौना है या प्रोडक्ट है वो सेफ रहे। नंबर 2, जब वो शेल्फ पे रखाएगा तो वो इतना आकर्षित होना चाहिए
कि लोग उसको देखना चाहें, जिज्ञासावश खोलें। आजकल बड़े बड़े स्टोर्स खुल गए हैं, तो देखने से फिर वो डिस्कवर होगा, फिर उसकी सेल होती है। ये तो एक बात हो गई पैकेजिंग की। और मार्केटिंग के लिए ये अभी वर्चुअल ट्रेड फेयर हो रहा है। आने वाले समय में इंडिया में बहुत बड़ा टॉय फेयर होगा। पहले होता रहा है टॉय फेयर, अब मेरे को लगता है जब भी कोरोना समाप्त होने के बाद बहुत बड़े पैमाने पे होगा और विदेशी बहुत सारे आएंगे। और हमारे गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें वो एक्सपोर्टर्स को जी विदेश की एग्जीबिशंस में एग्जिबिट करने के लिए भी थोड़ी सहायता देते हैं। तो वो माहौल भी थोड़ा और गर्माएगा। जी तो बिजनेस बढ़ेगा तो रोज़गार बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा तो जीडीपी में इजाफा होगा। जी और जो $5 ट्रिलियन का सपना तो नहीं कहूँगा, जो लक्ष्य है वो हासिल हो सकता है। कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। अगर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक इंडस्ट्रियलिस्ट इस दिशा में काम करेगा तो जाहिर सी बात है हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी हो जाएंगे। बिल्कुल, आपने ये सारी चीज़ें तो बता दी हैं। साथ में ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने मार्केटिंग और पैकेजिंग के बारे, तो वो खिलौना निर्माता है, उनको किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कैसे वो दूर की जा सकती है, ये बहुत जानना ज़रूरी है। अभी सबसे बड़ा चैलेंज था चाइना का, क्योंकि वहाँ पे हम बनाते थे अपने देश के लिए या अपने एरिया के लिए, वो बनाते पूरी दुनिया के लिए। जी तो उनकी कैपेसिटीज़ बहुत बड़ी हो गई हैं। तो विगत 20 सालों में जो चीन की कैपेसिटी बढ़ी, उनने उतनी डाइज में इन्वेस्ट किया और पूरी दुनिया का बायर खिलौने के नाम पे सीधे चीन ही जाता था। अब धीरे धीरे यहाँ पे डाइज बनेंगी, थोड़ा माहौल जमेगा, फैक्ट्रियाँ बड़ी होंगी, तो बायर्स इंटरनेशनल अब हिंदुस्तान को कंसिडर करने लगेंगे। और कुछ वर्षों में यहाँ पे काफ़ी तादाद में बायर्स आएंगे और इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा। सतीश जी, जैसा कि अपना जो भोपाल स्थित जनजातीय संग्रहालय है वो भी खेल और खिलौना दोनों को बढ़ावा देता है। जब हम उस संग्रहालय में देखते हैं तो जितने पारंपरिक पुराने खेल थे वो हमें अभी दिखते हैं। जो बच्चे हैं वो भी उन खेलों के बारे में वहाँ से जानकारी हासिल करते हैं। तो ये संग्रहालय इस तरह के कैसे मेन स्ट्रीम में आकर और इस तरह के पुराने जो खेल हैं वो बच्चों तक पहुँचा पाएँ? देखिए, संग्रहालय में हम उन वस्तुओं को रखते हैं जो अब वास्तव में बाहर नहीं दिखती हैं। वो उस समाज में भी अब उस तरह से नहीं दिखती हैं। हाँ हम उसको संग्रहालय में करते हैं और उनको जाके देखते हैं कि ये ऐसा होता था, ऐसा खेलते थे, ऐसे खेलते होंगे। तो अब ये जो इनिशिएटिव लिया है प्रधानमंत्री जी ने खेलों के बारे में, खासकर आदिवासियों का जो आप कह रही हैं, आदिवासियों के खिलौने हैं, उनका खेल है और चीज़ें हैं, या बाकी हमारे जो ग्रामीण खेल हैं, ग्रामीण चीज़ें हैं, वो संग्रहालय के बजाय वो जीवंत उनको बनाने के, जीवन में लाने के लिए वो इस अभियान में वो भी उनको भी शामिल किया जा सकता है। और मुझे लगता है सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि संग्रहालयों में जो खेल हैं, जो विलुप्त प्राय हैं, जिनको हम कहते हैं खेल, अब वो दिखते नहीं हैं, उनको हमने संग्रहालय में संजो के रखा है। वो मैदान में, लोगों के घरों में, सब जगह वो दिख पाएंगे, उस तरह के खिलौने और उस तरह के खेल। तो ये जो अभियान है इंडस्ट्री को बढ़ाने का या खिलौनों के कारोबार को, भारतीय कारोबार को दुनिया में स्थापित करने का है, तो ये संग्रहालय वाली जो चीज़ें हैं वो भी उसमें मदद कर सकती हैं कि वो कैसे जीवंत हो सकती हैं। मनीष जी, एक और आपसे सवाल ये है कि जैसा कि आपने बताया कि आपकी कंपनी जो है वो पर्पल टर्टल बना रही है, कार्टून कैरेक्टर है, तो इस तरह के और लर्न विद टॉय, मतलब बच्चे खेलें फन विद टॉय, इस थीम को कहाँ तक साकार करती है और क्या कुछ और आगे चल रहा है इसको लेकर? बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे खास तौर पे खेल से ही सीखते हैं। जी तो खेल से, कहानियों से, आजकल टीवी के माध्यम से, कार्टून देख के, किताबें बाद में आती हैं। जी तो जो पहली लर्निंग होती है वो खिलौनों से होती है। और खिलौनों से फाइन मोटर स्किल्स, क्रॉस मोटर स्किल्स और तमाम फिज़िकल एक्टिविटी भी होती है बच्चों की। तो खिलौने बच्चों के विकास के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। और साथ में ही कुछ ना कुछ एजुकेशन अपने आप ही होता है। गिनती सीख लेते हैं, रंग सीख लेते हैं, शेप सीख लेते हैं, जानवरों के नाम सीख लेते हैं, पक्षियों के नाम सीख लेते हैं। तो ये सब खेल खेल में हो जाता है। और बच्चों को आप बोलो कि पढ़ना है, तो वो इतने छोटे बच्चे पढ़ने पे या सीखने पे, उनका पढ़ाई पे जोर ना हो के सीखने पे होता है। तो वो खिलौने के माध्यम से बहुत आसानी से बहुत शानदार पढ़ाई होती है जी और बहुत सीखते हैं बच्चे और बहुत
मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। इसलिए खिलौने बहुत बहुत मदद करने वाले हैं सभी बच्चों को। तो आप दोनों लोग यहाँ पर आए, अपने बहुत ही महत्वपूर्ण विचार रखे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दीपा सिंह जी। और आइए अब सुनते हैं टॉय फेयर पर विशेष रिपोर्ट्स। भारत का स्थानीय खिलौना और खेल उद्योग आत्मनिर्भर भारत की आकांक्षाओं को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछले साल अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से प्रेरणा लेते हुए इंदौर के युवा इंजीनियर समीर कुमार ने बोर्ड गेम कोरोना सीढ़ी बनाया है। समीर ने कहा कि भारत को खिलौना उत्पादन का केंद्र बनाने की दिशा में कोरोना सीढ़ी उनका एक छोटा सा योगदान है। मेरे लिए काफी गौरव का विषय है कि हमारे इस प्रोडक्ट का चयन हुआ है और ऐसा रोचक प्रोडक्ट बिकेगा और हमें भी लाभ होगा और हमारे देश को भी लाभ होगा। तो मैं ये प्रधानमंत्री के अभियान से काफी प्रसन्न हूँ और मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा भारत सरकार का। समीर का सांप सीढ़ी की तर्ज पर बनाया गया बोर्ड गेम कोरोना सीढ़ी बच्चों में कोविड के खिलाफ उचित व्यवहार के बारे में जागरूकता भी ला रहा है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आत्मनिर्भर भारत और लोकल के लिए वोकल को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे वर्चुअल खिलौना मेले में इंदौर के कैलाश चंद्र जायसवाल भी शामिल हो रहे हैं। 3 दशक से ज्यादा से चमड़े के खिलौने बनाने वाले कैलाश इस आयोजन को लेकर काफी उत्साहित हैं। हम उनकी इस पहल का बहुत स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम जैसे शिल्पियों को आगे बढ़ाने की भारत सरकार की ओर से, मोदी जी की ओर से कोशिश जारी रहेगी। देश के गांव और दूर दराज के इलाकों में ऐसे हजारों कलाकार और उनकी कला बिखरी हुई है। जरूरत है तो उसे सामने लाने और उचित मंच मुहैया कराने की। खिलौना मेला इसी की कोशिश है। समाचार कक्ष भोपाल से मैं राशिद अहमद खान। निश्चित तौर पर खिलौना मेला स्थानीय कलाकारों की आवाज बुलंद करने के साथ ही भारतीय खिलौनों को वैश्विक बाजार में भी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश को बल देगा। इसी के साथ कार्यक्रम सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार। सुर्खियों में